लोगों का स्वागत है ज्ञान 24/7 पे। मैं रवि सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही टफ टॉपिक है, बहुत ही रेयर टॉपिक है। और आजकल एग्ज़ाम्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस पार्ट से, साइंस के इस पार्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप्स किए जाते हैं। खासकर डिफेंस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, टीएसएसबी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए, साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो 11th या 12th क्लास में अपने एकेडमिक सेशंस में हैं, स्कूल सभी बंद पड़े हैं, कॉलेजेस सभी बंद पड़े हैं, आप लोग घर पे रह के स्टडीज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से बताऊँगा। और अगर आपको कहीं भी फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो बायोलॉजी से, साइंस के अंदर बायोलॉजी सेक्शन के अंदर बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी से है। बॉटनी के बारे में हम पढ़ेंगे, बॉटनी के बारे में हम चीज़ें देखेंगे कि बॉटनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि नाम है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंदर नाम से ही पता चल रहा है बॉटनी का मतलब क्या होता है। टू स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड वेजिटेशंस, पौधों वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड वेजिटेशंस। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जहाँ पर हम पौधों और वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं आपको करना है, आप देखते जाइए। नोट्स बनाने के लिए आपको मैं दूंगा ड्यूरिंग द वीडियो। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप चीज़ों को अच्छे से देखें। यूट्यूब पे हैं आप तो जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में ना आए आप रिपीट करके उसको देख सकते हैं, बार बार, एक बार, 2 बार, 4 बार, जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है। अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ को मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी समस्या आती है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बॉटनी के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में। एक एक चीज़ों को अच्छे से हम अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ों को हम अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे। रटना नहीं है, याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। चीज़ें समझ में आ गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। कनेक्शन बना के चलना है, एक चीज़ को दूसरी जगह से जोड़ना है। अगर हम बॉटनी की बात करते हैं, बॉटनी की अगर हम बात करें तो जो बॉटनी है, मैंने बताया बॉटनी क्या है, टू स्टडी अबाउट प्लांट्स। अब इस बॉटनी की खोज किसने की? हु वॉज द फादर ऑफ द बॉटनी? बॉटनी के जनक कौन है, बॉटनी के पिता कौन है? ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने बॉटनी की खोज की? ठीक है, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक व्यक्ति है जिन्होंने हाथ में पत्तियां ले रखी हैं। ही वॉज द फादर ऑफ बॉटनी। His name was Theophrastus. Theophrastus इनको जनक कहा जाता है। अब ऐसे ही तो कोई जनक हो नहीं जाएगा, ऐसे ही कोई जनक तो हो नहीं जाता। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लानेटेरम, इस बुक को लिखा। तो क्या बुक लिखने से सर जनक बन जाते हैं, फादर बन जाते हैं? नहीं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मॉर्फोलॉजी की थी 500 प्लस प्लांट्स की, 500 प्लस प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की थी। अब क्वेश्चन उठता ये है कि सर व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या है? जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं उनको तो मे भी पता ही होगा, जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको इनके बारे में नहीं पता होगा। तो आपको बता देता हूँ मॉर्फोलॉजी क्या होती है। टू स्टडी अबाउट आउटर स्ट्रक्चर ऑफ
स्टडी अबाउट आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग थिंग, स्टडी अबाउट एनी लिविंग थिंग, यानी कि जब हम किसी भी जीव की, प्लांट की अगर हम आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी सबसे बाहरी त्वचा कौन सी है? स्किन, ठीक है। तो स्किन के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, स्किन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाती है? आउटर मोस्ट लेयर। टू स्टडी अबाउट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग। जब जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन की बात करें, ये हमारी क्या है? आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। व्हेन वी आर स्टडी अबाउट आवर स्किन, दिस इज इंक्लूडेड इन द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, बात समझ में आई? तो इन्होंने क्या किया, जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती है, उनकी आउटर लेयर के बारे में स्टडी की। मोर देन 500 प्लांट्स। अब अलग अलग किस्म के होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं, कोई हार्ड होते हैं, कोई ग्रीन होगा, कोई येलो होगा, कोई ब्राउन होगा, कोई ब्लैक होगा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर है। उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, वो उनकी वर्किंग कैसे है, पहले वो कैसी थी, बाद में वो कैसी हुई, उनकी स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, उनकी क्लासिफिकेशंस में क्या चेंज आया, उन चेंजेस को इन्होंने क्या किया, अपनी बुक के अंदर हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में मेंशन कर दिया, जो 1842 में इन्होंने रिटन करी, जो पब्लिश हुई 1842 में। ठीक है। थियोफ्रास्टिस फ्रेडरिक विलियम विमर, इनका पूरा नाम था थियोफ्रास्टिस फ्रेडरिक विमर। इन्होंने ही हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम लिखी। इन्हीं को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं सारी चीज़ें, बात समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, क्लासिफिकेशंस देखिए, बॉटनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें कोई भी प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे बढ़ता है, दो चीज़ें होती हैं, एक आउटर कंपोनेंट्स, एक इनर कंपोनेंट्स। ठीक है, एक आउटर कंपोनेंट्स होते हैं और एक इनर कंपोनेंट्स होते हैं। आउटर कंपोनेंट्स वो हैं, जैसे हम अपनी वृद्धि के लिए अपने भोजन से हम क्या करते हैं, हम भोजन खाते हैं। वी टेकिंग फूड, इनटेक फूड, हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। उस भोजन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से क्या होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो जो फूड है वो क्या है, आउटर कंपोनेंट है। ठीक है। एंड इनर कंपोनेंट्स क्या है, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स मौजूद होते हैं। सेम ऐसे ही प्लांट्स के साथ है। पहली चीज, इनर कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या है, हार्मोन्स हैं। ठीक है, इनर कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, हार्मोन्स क्या करते हैं, हेल्पिंग प्लांट्स टू ग्रो एंड डेवलपमेंट, पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। सेकंड थिंग आ जाती है प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादप आकारिकी, यानी आउटर स्किन क्या क्या चीजें होती हैं, रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं पौधों में। भाई जड़ें क्या काम करती हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कैसे करती हैं, थ्रू द स्टेम, तने के द्वारा। ठीक, उसके बाद लीव्स होती हैं। लीव्स क्या करती हैं, फूड स्टोरेशन का काम करती हैं, भोजन को संग्रहित करती हैं। ठीक है, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी के पार्ट हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी के पार्ट। ठीक, अब ये प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस
प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन तीनों चीज़ों से मिलके प्लांट्स अपने भोजन, अपनी एनर्जी की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। फिर अगला आता है प्लांट रेस्पिरेशन, पादप श्वसन। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन क्या होता है? देखो श्वसन क्या है। पहली चीज, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि इनहेल एंड एक्सहेल की जो प्रोसेस है उसे ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। इनहेल एंड एक्सहेल, ऐसे जो बच्चे सोचते हैं कि इनहेल और एक्सहेल को रेस्पिरेशन कहा जाता है तो वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। देखो क्या होता है, when we inhale, the air we intake goes through our lungs, ठीक है। लंग्स क्या करता है? हमारे क्या करते हैं? दे इन द ऑक्सीजन एंड आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कैसे? सांस ली, सांस छोड़ी, इनहेल एक्सहेल। जब सांस ली, अंदर गई, ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गई। उस एयर के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हमारे वायुमंडल में होती है। लेकिन उस नाइट्रोजन को हमारे नाक में जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? वो यहीं पे रोक लेते हैं। दूसरा, ये नाक के बाल क्या करते हैं? जो एयर आ रही है उसको हमारी बॉडी की टेम्परेचर के अनुरूप चेंज कर देते हैं। ये नाक के बाल बेवजह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन को उसने क्या करा? हार्ट के पास भेज दिया। किसने? लंग ने। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक। अब वो जो O2 आई है, O2 किसके पास गई? हार्ट के पास गई। अब हार्ट क्या काम करेगा? इस O2 को किस में? ब्लड में मिलके गई होगी। भाई लंग्स के पास से हार्ट में जो ब्लड गया उसी में ऑक्सीजन मिलके गई होगी। अब इस ऑक्सीजन को वो क्या करेगा? सभी ऑर्गन्स के पास भेज देगा। ये ऑर्गन्स क्या करेंगे? इसको सेल्स के पास भेजेंगे। ठीक है, कोशिकाओं के पास भेज देंगे। और इन सेल्स के पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है ये। ठीक है, ग्लूकोज स्टोर होता है, C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक। अब इस ग्लूकोज को क्या करता है? ऑक्सीजन जब इसके साथ मिलती है, तो इसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। कैसे? क्या हो जाता है? CO2 प्लस H2O एंड प्लस ATP। ठीक है, ये तीन चीजें प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP मीन्स एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसी को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज प्रोड्यूस होती है। तो ये पूरा का एंटायर प्रोसेस, कंप्लीट एंटायर प्रोसेस, व्हेन वी इनहेल से लेके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन तक के प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? श्वसन बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। इनहेल एक्सहेल जो है हमारा श्वसन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, तो आपको ये एंटायर प्रोसेस बताना पड़ेगा। कि व्हेन वी इनहेल आवर लंग्स क्या करते हैं? आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द ऑक्सीजन इनटू आवर ब्लड, एंड ब्लड सर्कुलेट्स टू द हार्ट sends the pure blood to all the organs, and organ send it to the cells have stored the glucose
The oxygen make a chemical reaction with glucose and break down it into CO2, H2O plus ATP. When the energy released, the respiration has been completed. ठीक है, जब क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एटीपी बन जाएगी, तो क्या होगा, हमारा श्वसन का प्रोसेस हो जाता है। सेम पौधों में भी चाहिए, सेम पौधों को भी चाहिए। भाई पौधे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। भोजन सभी का सेम होता है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन। भोजन का सेल्स को क्या चाहिए, वो ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। उस ग्लूकोज के रूप में ही इनका जो फूड है वो स्टोर होता है, ठीक है। फिर प्लांट क्लासिफिकेशन आ जाएगा, पादप वर्गीकरण। कौन से प्लांट्स किस कैटेगरी में रखे गए, कौन सी वेजिटेशंस किस कैटेगरी में, कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैसे कैसे उनको डिफाइन किया गया, वो सारी चीज़ें। एंड लास्ट, प्लांट डिजीज़। पौधों को भी बीमारी होती है, पौधों को भी रोग हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाती है। कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, कौन सी बैक्टीरियाज़ की वजह से होती है, कौन सी वायरसेस की वजह से होती हैं, कौन सी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे वन बाई वन, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन्स की, तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बट मेनली 7 हार्मोन्स जो है अभी तक फाइंड आउट हुए हैं, जिसमें से मेन 5 होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो आप लोगों की बुक्स में भी मिलेंगे। 11th-12th की जो NCERT है उसमें मेनली 5 हार्मोन्स के बारे में ही बताया गया है। तो हमें मेनली 5 हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ना है इन डिटेल, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट इज प्लांट हार्मोन्स, ठीक, तो प्लांट हार्मोन क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को नीड क्या है, प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पौधों को अपने विकास और वृद्धि के लिए क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन और कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ खनिज तत्व होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। एंड दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये क्या है, बाहरी तत्व हैं, बाह्य तत्व हैं। भाई बाहर से लिए जा रहे हैं तो क्या होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। लेकिन इनके अलावा कुछ आंतरिक तत्व भी हैं जो पौधों के विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करते हैं। दीज आर कॉल्ड हार्मोन्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है, या इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, या इनको फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन समझ में आ गया, एक बार फिर से बता देता हूँ। प्लांट नीड्स सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन एंड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पौधों को अपने विकास के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल्स यानी खनिज तत्व चाहिए। और ये सभी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बाह्य फैक्टर्स है। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। दीज आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स, बात समझ में आ गई आप लोगों को। मेनली टोटल कितने हैं, 7, मेन कितने हैं, 5, हमें पढ़ने कितने हैं, 5, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो कैसे हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन इन प्लांट। जो क्या होते हैं, लो कंसेंट्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं, खासकर या तो लोअर पार्ट में या अपर पार्ट में, कहीं भी मौजूद होंगे। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोल, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोल। और इंडोल को क्या कहा जाता है, ऑक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। टर्पेंस
टर्पेन्स, इसको जिब्रेलिन्स कहा जाता है, इसको जिब्रेलिन्स कहा जाता है। एडेनाइन, एडेनाइन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन। एडेनिन, एडेनाइन किस लिए, किस नाम से जाना जाता है? साइटोकाइनिन। काटो कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, ये क्या जाना जाता है? एबिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एंड थर्ड एंड लास्ट कुछ गैसेज होती हैं जैसे कि एथिलीन। ये सभी क्या हैं? हार्मोन से क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, these hormones are produced in almost all the part of the plant and are transmitted to various parts of the plant। यानी क्या है? इन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है, जो जन्म होता है, वो कैसे होता है? कहीं भी लगभग पौधों के सभी पार्ट्स में, सभी भागों में होता है। और ये क्या करते हैं? ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, कहीं भी किसी भी पार्ट में पाए जा सकते हैं। ठीक है, दे में एक्ट साइनर्जिस्टिकली और इंडिविजुअली। यानी क्या? या तो ये समूह में काम करेंगे या अकेले इंडिविजुअल भी वर्क करते हैं। रोल्स ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक्स। ठीक, हार्मोन्स प्ले एन important role in processes like vernalization, phototropism, seed germination, dormancy। अब क्या है? वर्नेलाइजेशन क्या है? वर्नेलाइजेशन क्या है? अब वर्नेलाइजेशन क्या होता है कि अचानक से होने वाली वृद्धि, अचानक से एकदम से सडन चेंजेस आना। जैसे आपने देखा आपके घर पे कोई प्लांट है, उसके अंदर क्या है? कोई कली है, छोटी सी कोई कली है, आपको लगता है 2-3 दिन बाद में ये फूल में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। बट सडन चेंज होता है कि नेक्स्ट डे ही आप देखते हैं वो फ्लावर बन गया है। या आपने कोई बीज ड्रॉप किया, कोई सीड आपने ड्रॉप किया किसके अंदर? जमीन के अंदर, और एकदम से अचानक से उसके अंदर अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन क्या है? अंकुरण होना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या है? देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, यानी उसके अंदर कुछ कलर में चेंजेस आ गए, उसका कलर चेंज हो गया प्रकाश की वजह से उसके कलर्स में चेंज आ गया है, उसके रंग में कोई चेंज आ गया है, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण। जैसे आपने देखा होगा आप लोग ग्राम या ग्राउंड नट होता है, मूंगफली होती है, उसको अगर आप पानी में भिगो के रखते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें क्या हो जाता है? कुछ ग्रीन कलर की चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। बात करें डॉर्मेंसी की। डॉर्मेंसी क्या है कि एक टाइम के बाद पौधों की वृद्धि रुक जाती है, एक टाइम के बाद पौधों की वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, अब उसको रोकने का जो काम किया जाता है, डॉर्मेंसी आप ऐसे मान लीजिए स्लीपिंग मोड में आप क्या है? स्लीपिंग मोड में चलेगा। मोबाइल को जब स्लीप मोड में डाल दिया आपने तो क्या होता है? वो सो जाता है, उसकी बैटरी कम यूज़ होती है, उसकी बैटरी कम खर्च होती है। आप सो रहे हैं तो आपकी एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी कम यूज़ होगी। एनर्जी कम होगी तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है, दिन रात सोए जा रहा है, तो उसकी ग्रोथ होगी? नहीं होगी, वो बीमार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। डॉर्मेंसी क्या है? ये पौधों की वृद्धि को रोक देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देता है एक लेवल के बाद, दैट इज डॉर्मेंसी। अलॉन्ग विद एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, किसके साथ? जो बाहरी तत्व हैं, जो बाहरी फैक्टर से ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकता है, उनके साथ भी। भाई इंटरनल हार्मोन्स हैं, आउटर क्या है? भोजन लेगा, लाइट लेगा, ऑक्सीजन लेगा, वाटर लेगा, ये सारी चीज़ें क्या है? एक्सटर्नल है। उनको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है,
सिंथेटिक प्लांट हॉर्मोन्स आर एक्सोजेनियसली अप्लाइड फॉर कंट्रोल क्रॉप प्रोडक्शन। जो सिंथेटिक प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, देखो सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल, कुछ आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं जो क्रॉप्स होती है हमारी, चाहे राइस की हो या फिर हम बात करें वीट की, बात करें गेहूं की, चावल की, धान की बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। वो क्या होते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं सारी चीज़ें। तो सिंथेटिक प्लांट्स का हमने देखा क्या करते थे, कंट्रोल कर रहे थे क्रॉप की प्रोडक्शन को, ठीक है। इसके बाद जो फोटोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। किस में, एक घास होती है कैनरी घास, कैनरी ग्रास, वो कुछ इस तरह से उसके ऐसे करके घास होती है, इसके टॉप जो ऊपर जो टॉप पे यहाँ पे इन्होंने देखा था फोटोट्रोपिज्म को। कलर थोड़ा सा चेंज था, प्रकाश की वजह से थोड़ा सा कलर चेंज था, इन्होंने फाइंड आउट किया, ऑब्जर्व किया, उसको क्या किया, अलग कर दिया, ठीक है। दूसरे आते हैं FW वेंट। इन्होंने क्या किया था, ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। आइसोलेट का मतलब अलग करके निकाल के रख देना, अलग करना, पृथक करना, पृथकीकरण। आइसोलेटेड मतलब पृथकीकरण। कहाँ से निकाला इन्होंने, जो ऑक्सिन है वो क्या, ओट्स जो होते हैं, ओट्स की सीडिंग से, ठीक है, फ्रॉम द कॉलेप्टाइल्स ऑफ ओट सीडिंग्स। ओट की जो बीज होते हैं उनमें से इन्होंने इसको फाइंड आउट किया, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। Plant hormones control all the growth and development activities like cell division, enlargement, flowering, seed formation, dormancy and abscission को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और जितनी जहाँ ज़रूरत है उतना इसको भेजते हैं। Based on their action, plant hormones are categorized into 2 categories, ठीक है। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। पहली चीज़ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, और दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाले, स्टॉप करने वाले, कंट्रोल करने वाले, कि एक टाइम के बाद अब इस प्लांट की ग्रोथ की आवश्यकता नहीं है, इसको और बढ़ना नहीं ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा फैलने की आवश्यकता नहीं है, उसको रोक लेना, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कैसी चीज़ें क्या क्या है, ठीक। अगर प्लांट हार्मोन की बात करें तो मैंने बोला 2 टाइप के, लेकिन 3 टाइप्स बन जाती है। पहला ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं जिसके अंदर ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, ग्रोइंग में और डेवलपमेंट में। दूसरा आता है ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि अवरोधक, जो उसकी ग्रोथ को रोकेगा। ऐसा होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, इन हार्मोन्स को स्टॉप कर देता है, इनको सुला देता है ताकि ये ग्रोथ ना कर पाए, ये ना बढ़ पाए, ठीक। तीसरा जो आता है, हमारी जो गैस होती है एथिलीन, उसको ग्रोथ प्रमोटर भी कहा जाता है और इनहिबिटर भी कहा जाता है। ये दोनों तरह से काम करती है,
जब पौधों को ग्रोथ की आवश्यकता है ग्रोथ देगी, जब उसको रोकना है तो रोकेगी भी। तो 3 टाइप होगी। पहली चीज ग्रोथ प्रोमोटर्स कौन कौन होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक। ग्रोथ इनहिबिटर में कौन आता है? एब्सिसिक एसिड। थर्ड वन प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर, तो एथिलीन गैस, एथिलीन। ये सिंपल सी चीजें, ये 5 जो मेन हमारे हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं, उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। और इससे रिलेटेड ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर है, वृद्धि अवरोधक के रूप में जाना जाता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यूपीएससी की बात करो, एनडीए सीडीएस की बात कर लो, आप टीजीटीज की बात कर लो, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। ठीक, ये आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है, तो भी आपको बताना होगा। ठीक, चलिए अब ऑक्सिन हार्मोन की बात करें तो इसको फाइंड आउट किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक, ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन जो ये ऑक्सिन वर्ड है, ये कैसा है? ग्रीक वर्ड है। इसका मीन होता है, इसका अर्थ है टू ग्रो, टू ग्रो यानी वृद्धि। ठीक, ऑक्सिन का मतलब है टू ग्रो, वृद्धि करना। ठीक, दे आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। कृषि में, पशुपालन में, इन सब चीजों में इसका बहुत यूज होता है। ठीक, हॉर्टिकल्चर। ठीक, दे आर फाउंड इन ग्रोइंग एपिक्सेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम एंड देन माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द एक्ट। अगर इनकी बात करें, देखो आप थोड़ा सा इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑक्सिन कहाँ पाया जाएगा? एक तो स्टेम के टॉप मोस्ट पार्ट पे, यहाँ। दूसरा ये कहाँ मौजूद होता है? रूट्स में मौजूद होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, रूट्स में मौजूद होगा। और यहाँ पे जो ये पाई जाती हैं, यहाँ एक होती है, एक एपिकल बड होती है, एपिकल बड। एपिकल बड होती है जो क्या करती है? ऑक्सिन को सीक्रेट करती है। यहाँ पे भी एपिकल बड होगी और ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट पे, यानी सबसे नीचे रूट्स में एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम, दोनों जगह पे क्या पाई जाएगी? एपिकल बड्स विच प्रोड्यूसेस द ऑक्सिन। ठीक है, अगर हम बात करें, और ये यहाँ से मूव भी करती है जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ी। भाई मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए ये जो लीव्स हैं इनकी ग्रोइंग नहीं हो रही है, तो एपिकल बड क्या करेगी? ऑक्सिन को भेज देगी उसकी ग्रो करने के लिए। ठीक है, फ्रूट्स को ग्रो करना है वहाँ भेज देगी। तो डिफरेंट पार्ट में ये मूव करते हैं, बट बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? रूट्स में और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम। ठीक, अब केमिकल नेम जो है, जो नेचुरल नेम है किसका? ऑक्सिन का, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, ये इसका केमिकल नेम है। या इसको इंडोल ब्यूटेरिक एसिड भी कहा जाता है, IBA भी कहा जाता है। ठीक, अगर इसके हम बात करें जो सिंथेटिक, जो इसके कुछ आर्टिफिशियल यूज़ के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है, 2,4-D। 2,4-D का मतलब डाइक्लोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और NaA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब
इसकी बात करें सबसे पहले कहाँ से फाइंड आउट हुआ, तो सबसे पहले कहाँ से खोजा गया था, ह्यूमन यूरिन से, मानव मूत्र से इसका पृथक्कीकरण किया गया था। यानी हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में भी क्या है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, कैसा है, ग्रोथ हार्मोन है, क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और दूसरी कंप्लीट एंटायर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, नेचुरल वाला। ठीक, जो नेचुरल जो पौधों में पाया जाता है वो क्या काम करेगा, पहली चीज ग्रोथ हार्मोन है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, एंड ग्रोथ ऑफ होल प्लांट, पूरे प्लांट की ग्रोथ को भी हेल्प आउट करेगा। फिर फेनोक्सी एसिटिक एसिड की बात करें, फेनोक्सी एसिटिक एसिड की 2,4-D की, ये कहाँ, इंसेक्टिसाइड कीटों को मारने के लिए, पेस्टिसाइड कीटनाशक के लिए, और फर्टिलाइजेशन उर्वरक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उर्वरक के तौर पर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हेल्प करता है किस में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, किसके, प्लांट्स के। ठीक है, ग्रोथ और ग्रोथ को हेल्पफुल करता है। बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों के। ठीक है, हमने क्या देखा, ऑक्सीजन हार्मोन है, किसने खोज की, चार्ल्स डार्विन ने खोज की। ऑक्सीजन का मीन क्या है, टू ग्रो, क्या करते हैं, प्लांट्स की कंप्लीट ग्रोथ को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। केमिकल नेम क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA। सिंथेटिक नेम क्या है इसका, सिंथेटिक नेम या आर्टिफिशियल नेम कहें तो 2,4-D डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड, NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, जो नेचुरल है, जो केमिकल जो नेचुरल है, वो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। फंक्शंस क्या है, ग्रोथ हार्मोन है पहली चीज, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और क्या करता है, ग्रोथ ऑफ होल प्लांट, पूरे पौधे की वृद्धि में हेल्पफुल होता है। वहीं फेनोक्सी एसिटिक एसिड की बात करें, फंक्शंस की बात करें, इंसेक्टिसाइड यानी कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक के तौर पर, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी क्या है, जहरीला, जो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए होती है ना, खेतों में पौधों के साथ में कुछ ऐसी घासें वगैरह उग जाती हैं जो पौधों के लिए ठीक नहीं है, क्रॉप के लिए ठीक नहीं है, उनको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, पौधों की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र, एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, एक डायग्राम के थ्रू, एक ये प्लांट है, एक ही प्लांट है, आप देखो इसका, ये इसकी रूट्स हैं, यहाँ पे एपिकल बड पाई जाएगी, और टॉप पे कहाँ पाई जाएगी, एपिकल बड, जो स्टेम होगा इसका उसके टॉप पे एपिकल बड्स पाई जाएगी। ये क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस बाय द एपिकल बड्स, जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, एपिकल बड्स के द्वारा, विच प्रेजेंट इन बोथ रूट्स एंड अपर पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम। ठीक, जो देखो अब क्या है, जमीन के ऊपर अगर हम बात करें, इस पार्ट से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है शूट्स ग्रो अप, शूट्स ग्रो अप। नीचे का जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है रूट्स ग्रो डाउन, जमीन के नीचे जाने वाली नीचे जाएगी, कौन जाएंगी, जड़ें, रूट्स जाएंगी, शूट्स यानी शाखाएं जो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ठीक है, कौन करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एपिकल बड्स से मिलता है। एपिकल बड्स कहाँ पे होती है, अपर पार्ट ऑफ स्टेम एंड इन द रूट्स। ठीक,
अब चलो देखते हैं हम फंक्शंस देख लेते हैं इसके क्या क्या है। सारे फंक्शंस तो आपको बता ही चुका हूँ। पहली चीज़ क्या करता है, स्टेम की और रूट्स की जो सेल एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स, किसकी, तनों की और जड़ों की कोशिकाओं में वृद्धि करता है। कोशिकाओं की और तनों की और जड़ों की कोशिकाओं में वृद्धि करेगा। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, IAA in apical bud suppress the growth of lateral buds। जो एपिकल क्या करता है, कलियों में वृद्धि करता है, IAA का प्रभुत्व होता है। तो क्या होता है, जो पार्श्व कलियां होती हैं जो बाद में आई हैं, छोटी हैं, उनको उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, जो कलियां होती हैं उनकी हेल्प करेगा। ठीक, इंड्यूसेस पार्थेनोक्रॉपी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी क्या, पार्थेनोक्रॉपी को ये प्रेरित करता है, यानी बिना निषेचन के फलों का विकास, लाइक टमाटर, जैसे कि टोमेटो में, टमाटर में। ठीक, प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। क्या करता है, पत्तियों के फूलों को और फलों को समय से पहले गिरने से रोकता है। ये सारे काम किसके हैं, ऑक्सिन के। ठीक है, यूजफुल इन स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग वेयर इट इनिशिएट्स रूटिंग। दो चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा क्या करते हैं, किसी प्लांट में से एक हम ऐसे उसकी स्टेम काट लेते हैं और उसको किसी दूसरे पौधे के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या कर लेती है, ये कनेक्टिविटी बना लेती है किसके साथ, रूट्स के साथ। ठीक है, यह हम क्या करते हैं, जो स्टेम जा रही होती है उसकी कटिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ होती रहे, ताकि उसकी ग्रोथ होती रहे। ठीक है, प्रमोट्स फ्लावरिंग, एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल। क्या करता है, जो फूल होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनको प्रमोट करता है, उनको बढ़ावा देता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि पाइनएप्पल, अनानास। ठीक है, 2,4-D कैसा था, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, वाइडली यूज्ड एज herbicide to kill undesirable weeds of dicot plants without affecting monocot। यानी क्या करता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जब पौधों के बीच में कुछ अनसर्टेन खरपतवार आ जाती है, द्विबीजपत्री पौधे आ जाते हैं, उनको ख़त्म करने में, लेकिन बिना पौधे को नुकसान पहुंचाए। जो हमारा एक्चुअल प्लांट है उसको बिना हार्म किए ये क्या करता है, उन खरपतवार को एंड कर देता है। ठीक है, हेल्प इन सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है और जाइलम के डिफरेंशिएशन में, कोशिका विभाजन और जाइलम विभेदन में मदद करता है। देखो जाइलम क्या है, जाइलम आप ऐसे याद रखना, जाइलम का मतलब है जल से, और पौधों में जल कहाँ से आता है, जल कहाँ से आता है, रूट से आता है, रूट से आता है ना हमारे पास पानी। पौधों को जल कहाँ से मिलता है, पानी से। तो जाइलम क्या करता है, जल को, पानी को जड़ों से लेके तनों तक ले जाता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। देखो क्या है, जो बॉटनी है थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टफ, बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, बोरिंग, बोरियत सी होती है, लेकिन मैं कोशिश इस तरह से करूँगा आप लोगों को पढ़ाने की, आप लोगों को बोरियत ना हो। ठीक है, ये पहली वीडियो यहाँ तक हम रखते हैं इसको, फिर अगले में हम जिब्रेलिन को पढ़ेंगे। ठीक है, जिब्रेलिन के फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद साइटोकाइनिन है उसको पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड है और हमारा एथिलीन है। इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे सेफ एट योर होम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आप लोग क्या करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें
आगे बढ़ने के लिए स्टडीज़ को कंटिन्यू करते रहें। जो भी आप मुझसे सीखें, जो भी पढ़ें, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपकी समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नहीं अच्छी लगी तो अनलाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिएगा। जो भी आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है, कुछ भी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें काम करना चाहिए, मुझे यहाँ पे एडिट करना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था। आप मुझे बेफिक्र होकर बताइए। अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त, कुछ भी आप समझें जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए लिंक टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है, आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। सभी पीडीएफ्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, खुश रहिए। ईश्वर आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। धन्यवाद।